तो स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे कैंडिडेट नेम लिखना चाहिए। कैंडिडेट नेम बिल्कुल कैपिटल में होगा और आपसे पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने पेन यूज़ कर ली तो ये कैंसिल हो जाएगा पेपर, सही है, क्योंकि ये कंप्यूटराइज चेकिंग होती है। ये सिर्फ पेंसिल को स्कैन कर सकता है, पेन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसी भी पेंसिल से वो करना है। अब पहला आ गया कैपिटल कैंडिडेट नेम। अब कैंडिडेट नेम क्या है? जो भी आपका नाम है, जिस नाम से आपने रजिस्टर किया हुआ है, और आपने जिस नाम से भी रजिस्टर किया हुआ है तो उस नाम से, और वो कैपिटल लेटर में आएगा। जैसे मेरा नाम आमिर मंसूर है तो हम आमिर मंसूर लिख लेंगे ब्लॉक लेटर्स में, सही है, आमिर मंसूर, सही। हाय गाइस, मेरा नाम आमिर मंसूर है। तो जैसे कि आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आंसर शीट को। आइल्स की आंसर शीट को मेरे पास आइल्स की ऑफिशियल आंसर शीट है, मैं जूम इन कर रहा हूँ। तो अब ये है रीडिंग और लिसनिंग आगे पीछे होते हैं, सही है। तो इसके एग्जैक्टली बैक पे यहाँ पे लिसनिंग होता है, सही है। यहाँ रीडिंग लिखा हुआ है लेकिन यहाँ लिसनिंग होगा और एक साइड पे रीडिंग लिखा होगा, सही है। तो अब इसको किस तरह फिल करना है, ये चीजें किस तरह वो देखेंगे। और फिर ये राइटिंग का है, सही है। ये राइटिंग टास्क 1 है, सही है। और इसी के बैक पे भी राइटिंग टास्क 1 ही है, सही है। एक पेज ये पूरा इस तरह होता है। एक और पेज मिलता है उसमें वो राइटिंग टास्क 2 का होता है। उसमें यहाँ पे टास्क 1 की जगह टास्क 1 की जगह टास्क 2 लिखा होता है, उसका भी बैक इसी तरह। अभी आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। अब पॉइंट क्या है, ब्रिटिश कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने 2020 में ये चीज़ का फॉर्मेट चेंज किया। मतलब ये जो आपको ये दिख रहा है टाइटल वगैरह, ये सब चेंज हुए, सही। अब इसको किस तरह फिल आउट करना है मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा, और क्या क्या उसकी मतलब जो लोग मिस्टेक्स करते हैं, क्या प्रॉब्लम होती है, उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट। सही है। अब अगला है कैंडिडेट नंबर। अब कैंडिडेट नंबर होगा 6 डिजिट नंबर होता है। और वो कहाँ से आएगा? वो आपकी जो भी सीट होगी उस पर पहले से लिखा होगा आपके नाम के नीचे, सही। तो अभी कोई भी सपोज कर ले, तो मैं 00112333, सही, कोई भी ऐसे सपोज कर ले। अब ये सेंटर नंबर आपका कंट्री नेम होगा और फिर आगे कोई कोड होगा, वो भी आपकी सीट पे लिखा होगा। तो अब जैसे हम पाकिस्तान के लिए करें तो PK111 कर लेते कोई भी, सही। तो इस तरह को, जैसे अब इंडिया में तो IN कुछ नंबर होंगे, सही। तो वो आपकी सीट पे लिखे होंगे, ये दोनों चीज़ें। इसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह फिल होगा। अब यहाँ पे नीचे टेस्ट मॉड्यूल लिखा हुआ है, सही है। अब टेस्ट मॉड्यूल के अंदर अगर आपका एकेडमिक है तो एकेडमिक कर लेंगे, जनरल ट्रेनिंग है। पहले ही होता था कि पहले जो पुराने पेपर्स होते थे उसमें टिक करना होता था, लेकिन अब ये चेंज हो गया। अब जो एकेडमिक है उसे शेड करना होता है, सही है। ये 2020 का लेटेस्ट आंसर शीट है जो मैंने ऑफिशियल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की साइट से लाई, और मैंने अभी पेपर दिया था तो उसमें भी यही थी, सही। उसके बाद डेट देनी है। तो डेट जो भी हो, जैसे हम आज की कर लेते हैं 17/10/2020, ये डेट हो गई। अब ये हमारा ऑफिशियल काम पूरा हो गया, सही। अब इस पे आ जाते हैं, सही है। अब रीडिंग और राइटिंग की एक ही शीट होती है। आगे रीडिंग है तो पीछे राइटिंग होगा, तो दोनों सेम होता है। मेरे पास गलती से दोनों जगह पे रीडिंग भी प्रिंट हो गया, लेकिन पीछे जैसे अगर यहाँ रीडिंग है तो पीछे लिसनिंग होगा, सही, और एक ही पेज होगा। और ये ऐसा ही एग्जैक्टली पेज होगा। मैंने रिसेंटली इसी वीक पेपर दिया तो एग्जैक्टली इसी तरह था। और पेपर ये थोड़ा पतला पेपर है, वो थोड़ा हार्ड पेपर होगा, सही। और फिर तो जो भी हमारे आंसर्स होंगे वो इसमें आएंगे। तो अब जैसे अगर ये लिसनिंग है, लिसनिंग का ये क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर इसी तरह होता है, इस तरह क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं डिफरेंट। लेकिन इसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हो, क्रॉस कर सकते हो, कोई भी रेफर कर सकते हो। ये वो लोग ले लेंगे लेकिन वो डिस्पोज कर देते हैं, तो ये किसी काम का नहीं। जो भी सारे आंसर्स होते हैं वो इस पे उतरने चाहिए, रीडिंग और लिसनिंग दोनों के। तो ये चेक होता है। अब क्वेश्चन पेपर पे आंसर करके कुछ भी कर ले वो चेक नहीं होता। अब इसको फिल करने के तरीके है, सही। अब इसको फिल करने के तरीके के, अब जो ये एरिया है जैसे नंबर लिखा हुआ है उसके आगे यहाँ हम कुछ नहीं लिख सकता। ये जो एरिया है छोटा सा मार्कर्स एरिया, इसके अंदर भी कुछ नहीं लिख सकता वरना नेगेटिव मार्किंग हो जाएंगी। इसके अंदर भी कुछ नहीं। ये जो स्पेसिफिक ये जो ब्लॉक बना हुआ है ना, ये मेरा एरिया है, इसमें मैं आंसर दूंगा, सही। और हर आंसर जैसे नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा मैं उसके आगे वही दूंगा, सही। और ये बिल्कुल सीक्वेंस मुझे फॉलो करना है। और मैं आपको दिखा सकूँ तो ये 20, 40
40 है, सही। तो अब इसको फिल करने के बहुत सारे तरीके। अब एक तरीका तो ये है कि आप नॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप स्मॉल लेटर्स में लिखना चाह रहे हैं, तो जैसे अगर कोई वर्ड है टेबल लिख दिया, सही है। तो अब ये मेरी राइटिंग ख़राब है, सही है, तो ये टेबल है, सही, ये सही है। लेकिन अगर अब टेबल है कॉमन नाउन, अगर आपने टेबल को कैपिटल टी से स्टार्ट कर दिया, स्पेलिंग सही है, लेकिन आपने, क्योंकि टेबल कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं है, तो अब टेबल कैपिटल टी से स्टार्ट नहीं हो सकता। अगर आपने उस वक्त ध्यान नहीं दिया और कैपिटल टी से स्टार्ट करें तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इन सब कन्फ्यूजन से बचने का बेटर तरीका है कि आप ऑल कैपिटल यूज़ करें या अपर केस यूज़ करें सारे। तो ये TABLE, तो इससे क्या होगा, आपकी अगर राइटिंग क्लियर नहीं है तो फिर भी क्लियर हो जाएगा, और आपको ये टेंशन नहीं होगा कि कॉमन नाउन। जैसे प्रॉपर नाउन में प्रॉब्लम ये आता है, जैसे किसी चीज़ का आंसर आ रहा है ऑस्ट्रेलिया, अब किसी ने ऑस्ट्रेलिया लिख दिया ऐसे, उसकी स्पेलिंग भी सही है, सब कुछ सही है, लेकिन उसने क्या किया, अब ये प्रॉपर नाउन था, इसका ए कैपिटल होना चाहिए था, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि हम सारे ब्लॉक लेटर या अपर लेटर्स में पुट कर लें। तो ये ऑस्ट्रेलिया, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही। तो और हमें कोशिश करनी है कि जैसे अगर आंसर 1 वर्ड्स लेके 3 वर्ड्स तक हो जाता है, तो इतने एरिया के अंदर ही लेके आना। अगर इसे बाहर चले जाएंगे वो आंसर काउंट नहीं होगा, सही है। तो ये हमारी जो रिस्ट्रिक्शन है या हमारी एक वो है, सही। और अब दूसरा ये होता है कि अब किसी की राइटिंग जॉइनिंग हैंड राइटिंग है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। जैसे अब एक आंसर आया है उस क्लियर, सही है, तो अब उसने ऐसे लिख लिया क्लियर, ये समझ नहीं पड़ रहा क्या लिखा हुआ है, सही है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि वो अपर केस में लाइक इस तरह लिखे। तो अगर उसकी राइटिंग ख़राब भी है तो उसका आंसर क्लियरली रीड हो पाएगा, सही है। अब जैसे ये क्लियर मैंने, जैसे मैं आंसर है बी आंसर है, मैंने गलती से सी लिख दिया जल्दी में, तो मैं इसको ऐसे कट करके आगे बी ले सकता हूँ, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दूसरा तरीका ये है कि मैं सी को मिटा दूँ प्रॉपर्ली और फिर भी ले सकता हूँ, तो वो भी सही है, दोनों पॉसिबिलिटी से। लेकिन अब जब मिटा रहे हो तो आप ये करें कि पीछे जो थोड़ा सा इंप्रेशन आ रहा है वो ना आए, बिल्कुल प्रॉपरली रब करें, तो इससे बेटर है आप खाली ऐसे कट लगा के साइड में आंसर लिख सकते हैं, सही। फिर दूसरा रीडिंग में ये होता है कि जैसे नंबर्स है, तो अगर किसी की चीज़ का आंसर 22 है, बच्चे इस तरह लिख देते हैं, तो ये समझ नहीं पड़ रहा है Z लग रहा है क्या लग रहा है, तो अगर से कोई नंबर आया तो उसे बिल्कुल प्रॉपरली लिखे और नॉर्मली, तो वो रीडेबल हो। एक ये हो गया। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि मैंने अभी पेपर दिया था और मैंने सारे ही ब्लॉक लेटर्स में आंसर लिखे, तो उससे ये होता है कि अगर प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, तो उसकी प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाती है। जैसे अगर किसी का नाम आ गया एना स्मिथ, एक आंसर का जैसे लिसनिंग में या रीडिंग में एक आंसर है, कोई पर्सन का नेम आ रहा था एना स्मिथ, अब मैंने एना का ए, जैसे किसी ने ए स्मॉल लिख दिया, और एना प्रॉपर नाम है, प्रॉपर नाउन है और किसी का नाम है, तो हमेशा उसका पहला लेटर कैपिटल से स्टार्ट होता है। अगर किसी ने ये कर दिया, भले उसका आंसर सही है, स्पेलिंग्स भी सही है, ये गलत काउंट होगा, तो इससे बेटर है। अब अगर कोई अपर लोअर में लिखना चाहता है, मतलब ये उसको बिल्कुल प्रॉपरली उसे आइडिया है कि क्या चीज़ कैपिटल होगी क्या नहीं होगी, तो वो इस तरह भी लिख सकता है कि इसका एम और स्मिथ का एस कैपिटल, ये भी सही है। लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसमें, क्योंकि उस वक्त इतना कन्फ्यूजन होती है तो लोगों को ध्यान नहीं रहता। तो इससे बेटर तरीका ये है कि हम इसको सब ऑल कैपिटल लेटर या अपर केस में लिख ले। तो एना और ये स्मिथ, तो ये बेस्ट है, इसमें कन्फ्यूजन का कोई वो नहीं। तो आप प्रैक्टिस प्लीज़, अगर आप प्रैक्टिस करें, तो बहुत से लोग प्रैक्टिस करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन पेपर पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो इनके साथ ही आंसर लिख रहे होते हैं, आंसर शीट का बिल्कुल आइडिया नहीं होता, वो नहीं करें, वो आंसर शीट पे प्रैक्टिस करें। और क्योंकि क्वेश्चन पेपर पे आप कुछ भी कर सकते हैं, इसे काट सकते हैं, कलरिंग कर सकते हैं, ये चेक नहीं होता, ये सिर्फ आपसे कलेक्ट होके इसको वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं वो लोग। तो जो भी चीज़ होती है आपकी आंसर की बहुत मेन है, तो इसको बिल्कुल सही तरह से भरें और इसकी प्रैक्टिस करें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डाल दूंगा रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग के ऑफिशियल आंसर शीट्स के, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के प्रैक्टिस, मैंने भी उसी तरह प्रैक्टिस की थी। 1-2 पॉइंट ये हो गया। अब ये बात हो गई। अब रीडिंग के अंदर कुछ चीज़ें होती है, जैसे रीडिंग के अंदर एक सवाल होता है ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन। तो बच्चे कभी कभार ट्रू की जगह
येस लिखाते हैं, फॉल्स की जगह नो लिखाते हैं तो वो गलत हो जाता है। अगर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है तभी आएगा। और दूसरा जैसे नॉट गिवन है, कुछ लोग NG लिखाते हैं तो ये भी कभी कभार गलत। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है NG, या कोई ट्रू की जगह T लिखाता है या कोई F लिखाता है तो ये भी गलत है। अगर ट्रू लिखा हुआ है तो पूरा ट्रू लिखे और पूरा फॉल्स लिखे। और येस नो में भी यही करते हैं बच्चे, येस की जगह वाई लिख देते हैं, नो की जगह एन, ये नहीं करे। बेस्ट पॉसिबिलिटी ये कि कंप्लीट लिखे तो बेस्ट है। दूसरा ये होता है कि लिसनिंग के अंदर कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है कि जैसे जो सेम वर्ड्स होते हैं जिनके साउंड सेम होता है, जैसे ब्रेक हो गया। अब ब्रेक दो तरह के होते हैं। अब जैसे आपको ये ध्यान रखना है, जैसे अगर रोड एक्सीडेंट की बात हो रही है तो ये वाला ब्रेक होगा, सही। और अगर जैसे ब्रेक फ्रॉम वर्क तो ये वाला ब्रेक होगा। तो उसे प्लीज़ इसका ध्यान रखें कि उससे पहले जो कन्वर्सेशन हो रही है लिसनिंग में वो किस बारे में हो रही है, तो उस हिसाब से होगा। जैसे बच्चे इसमें एक और एग्जांपल हो गया, जैसे रूट और रूट। तो अगर प्लांट्स की बात हो रही है लिसनिंग में तो ये वाला रूट होगा, और अगर कोई मैप की बात हो रही है, कोई डायरेक्शन की बात हो रही है तो ये वाला रूट होगा। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। तो अच्छा, और एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ जो बेसिक मिस्टेक्स करते हैं लोग और वो नहीं करनी चाहिए। अब जैसे अगर रीडिंग की प्रैक्टिस की हो तो उसके अंदर मैचिंग हेडिंग्स का क्वेश्चन आता है, उसके अंदर मोस्टली रोमन्स में होता है, या 10 हो गया, 2 हो गया, तो बच्चे इस रोमन नंबर को इस तरह लिखाते हैं तो ये गलत है। अगर रोमन नंबर में जिस तरह से क्वेश्चन में गिवन है उसी तरह लिखने से 2 है, इसको 2 ले आते तो ये गलत है। इस तरह नहीं करना, जिस एग्जैक्ट फॉर्म में क्वेश्चन में गिवन है। और दूसरा, अब ऐसे कुछ सवाल आते हैं जिसमें ABC लिखना होता है, लेकिन बच्चे उनके सामने का आंसर ले आता है, जैसे इंक्रीज़ लिखा हुआ है और उसके अंदर खाली ABC हमें पुट करना था तो A ही लिखना है आपको। सेम एक ये चीज़ हो गई, ये बहुत इम्पोर्टेंट। अब दूसरी चीज़ें ये होती है कि सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ये नहीं देखेगा कि आंसर सही है, वो देखेगा 5 पे क्या आंसर आ रहा है। अब जैसे अगर 4 का आंसर था 3 और आपने गलती से 4 के आंसर 5 में लिख दिया 3, और आपका सीक्वेंस आगे पीछे हो गया तो आपका सारे गलत हो जाएंगे, तो आपको बैंड 0 आएगा, सही है। तो ये बहुत है। अब जैसे आप अगर आप ये अपने आंसर्स कन्वर्ट कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर से, इसके अंदर आपको 6 का आंसर अभी नहीं आता तो इसको खाली छोड़ने से बेटर है कि आप इसमें एक डैश लगा दें या क्वेश्चन मार्क लगा दें। उससे क्या होगा कि आप इसमें कोई और चीज़ नहीं पुट करेंगे। मोस्टली ये होता है, बहुत सारे बच्चों के साथ ये हो गया था कि उस दिन सेंटर वाले दिन भी आ गया था कि एक बच्ची ने क्या कर दिया था गलती से, जैसे उसका पूरा सीक्वेंस आ गया, उसने 7 छोड़ा हुआ था आंसर और वो लिखते गए थे, तो फिर जो 8 का आंसर था उसने गलती से 7 में लिख दिया और उसने ऐसे करके पूरी शीट भर ली और 33 39 तक चली गई। उसे एंड में एक नंबर कम आया तो उसे पता चला कि इसने पूरा सीक्वेंस उल्टा कर लिया और उसे फिर एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं मिला। तो इसका बेस्ट तरीका है कि आपको जो कोई आंसर नहीं आ रहा है या कोई छोड़ना है तो उस पर फ़ौरन डैश लगा दें या क्वेश्चन मार्क लगा दें। तो अब बाद में जब सब कंप्लीट कर ले और बाद में उसमें गैस, क्योंकि ये है कि खाली कुछ भी ना छोड़े क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आप कोई भी आंसर लिख दें, क्या पता शायद सही हो जाए, या कोई मतलब अच्छा गैस लगाते, जैसे क्वेश्चन पढ़ गया वो क्या लग रहा है, क्योंकि खाली नहीं छोड़े। अगर खाली छोड़ते कोई भी मसला नहीं है, लेकिन अगर खाली छोड़े तो एक्स्ट्रा डैश लगा दे, क्वेश्चन मार्क लगा दें, तो ये बेस्ट है। और इससे ये नहीं होगा कि आपका सीक्वेंस आउट नहीं होगा। जैसे अगर आपने ये छोड़ा फिर आप नीचे है, आपने 9 का आंसर भी नहीं आता और आपने नहीं छोड़ा, अब गलती से 10 का आंसर 9 में लिख दिया, 8 का आंसर 9 में लिख दिया, तो आपको पूरा सीक्वेंस 40 तक गलत हो जाएगा। तो बेस्ट तरीका है जो क्वेश्चन नहीं आता उसमें डैश लगाते हैं और उसके आगे लिखे आंसर। इससे डैश चाहिए होगा, आप डैश और बाद में आपने पूरा कंप्लीट कर लिया, आपको बाद में आना सिंपल है। इस डैश को रब कर दें, क्योंकि पेंसिल है और उसमें कुछ भी आंसर लिख लिया, आपको लग रहा है 22 था उसका आंसर, शायद 22 लिख दिया, तो इस तरह अब सेफ रहेंगे। दूसरा, ये जो मार्कर्स ओनली एरिया है, ये इन्विजिलेटर है जो भी आपका चेक करेगा उसके लिए है, इस पर कुछ भी नहीं करना। अगर आपका सही होगा तो वो इसको शेड कर देगा, अगर गलत होगा तो ये, लेकिन वो करेगा, आप खुद कुछ नहीं करना। फिर अगर हम नीचे आए, फिर नीचे इसी तरह सीक्वेंस चलता रहता है और फिर नीचे वापस इन्विजिलेटर के लिए एरिया है, तो आप इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे और इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे, वो इन्विजिलेटर का काम है। इसमें आंसर्स को कन्वर्ट करने की प्रैक्टिस करें।
एक चीज़ ये होती है कि रीडिंग के अंदर टाइम नहीं होता है एक्स्ट्रा, तो उसी वक्त करना होता है। अब बेस्ट तरीका ये है कि जैसे आपने एक पैसेज किया, 13 क्वेश्चंस का आंसर लिख लिया और जो नहीं आ रहे उस पर डैश लगा देंगे, तो आपको गलती से आपकी सीक्वेंस आउट नहीं होगा। और फिर दूसरा पैसेज किया, उसके आंसर्स लिख लिए। तो इसलिए ये होता है कि जैसे मैंने रिसेंटली अभी ही इसी वीक पेपर दिया था, तो मेरे साथ एक लड़की बैठी थी साथ, मतलब मेरे ही रो में, तो उससे क्या किया था, उसने वो एक साथ फिल नहीं करी, तो एंड में टाइम निकल गया था और वो उसके काफ़ी क्वेश्चंस उसने सॉल्व कर लिए थे क्वेश्चन पेपर में, लेकिन वो आंसर शीट पे कन्वर्ट नहीं कर पाई। तो उसके मतलब 10 to 12 आंसर्स छूट गए, तो वो रो रही थी। तो ये इसलिए गलती, तो जैसे जैसे आपको आंसर्स मिलते जाए, जैसे अगर आपने चलो पैसेज वाइज नहीं, अगर आपने एक क्वेश्चन कर लिया तो उसका आंसर्स फ़ौरन पेपर पे कन्वर्ट कर ले, तो इससे ये होगा कि आप सेफ साइड पे रहेंगे कि एटलीस्ट जो आंसर आपने कर लिए हैं वो पक्के आपके आंसर शीट पे चले जाएंगे। और लिसनिंग में ये होता है, लिसनिंग में टेंशन की बात नहीं है। लिसनिंग में अगर आप पेपर बेस पे दे रहे हैं तो आपकी जब लिसनिंग पूरी ख़त्म हो जाएगी, आपने क्वेश्चन पेपर में जो भी आंसर्स नोट डाउन किए होंगे, आपको 10 मिनट्स मिलेंगे। तो 10 मिनट्स में बिल्कुल साफ आप कैपिटल लेटर्स में पूरे कर सकते हो। तो लिसनिंग में बस नहीं, लेकिन रीडिंग में आपको उसी वक्त साथ साथ वो करना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल आमिर मंसूर और हिट द बेल आइकन, और प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि मैं पूरी आइल्स सीरीज शुरू कर रहा हूँ। तो अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि कंप्यूटर बेस्ड और पेपर बेस्ड आइल्स में क्या डिफरेंस है, कौन सा इजी है, कौन सा मुश्किल है, और क्या क्या उसमें बेनिफिट्स है, और दोनों की सिमिलैरिटीज़, डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़, और मैं सारे मॉड्यूल्स को डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, तो पूरी आइल्स सीरीज शुरू कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपको वीडियोस मिलती रहेगी टाइमली।